नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने गुजरात में एक बीजेपी के रुकन असम्बली ने एक औरत को लात और घूंसों से मारा है और उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसकी तफसीलात सुनाऊंगा। और साथ ही बीजेपी के राम और सन्नतों के राम में बहुत बड़ा फ़र्क है कह करके शंकराचार्य स्वरूप ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और साथ ही नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला और बीजेपी के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी एक ख़बर आ रही है। और साथ ही जो है एक बेहतरीन सियासी तबसरा, क्या नफ़रतें यहाँ पहले से इस हिंदुस्तान में मौजूद हैं और हम अपने ही समाज को क्या समझ नहीं पा रहे हैं, इस पर मैं आप लोगों का तबसरा करूंगा आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से इत्तला कर दूं कि जो है जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाजरीन, ये मेरे पीछे बदलती वीडियो को देखिए। गुजरात मॉडल की तशहीर करके नरेंद्र मोदी साल 2014 में मुल्क के वज़ीर आज़म बने। इस गुजरात रियासत का ये हाल है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी के रुकन असम्बली बलराम थवानी ने ये खातून पर 20 सड़क पर लात घूंसे बरसाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने रुकन असम्बली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस वीडियो क्लिप को देखकर हर आदमी को गुस्सा आ रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी और मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इस रुकन असम्बली पर गुस्सा आता है या नहीं। बलराम थवानी पार्टी में बने रहते हैं या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अहमदाबाद के नरोदा असम्बली हल्के से बीजेपी के रुकन असम्बली बलराम थिवानी को वहां के आवाम ने उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था और अब इस इंतखाब का वो कैसे बदला ले रहे हैं ये इस वीडियो से जाहिर होता है। दरअसल मामला पानी की पाइपलाइन को लेकर था, जिसकी शिकायत करने एक खातून रुकन असम्बली के पास गई थी। ज़राए के मुताबिक इस खातून ने बताया कि जब वो शिकायत करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही तो वहाँ मौजूद रुकन असम्बली के लोग उनको इशारों से छेड़ रहे थे और जब उनसे ना रहा गया तो उन्होंने रुकन असम्बली के खिलाफ नारा लगा दिया। बस इतना करना था कि रुकन असम्बली बलराम थवानी को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस खातून को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। खातून चीखती चिल्लाती रही लेकिन रुकन असम्बली उनको मारते रहे। अब खबर यह है कि वीडियो के वायरल होने के बाद रुकन असम्बली खातून से माफ़ी मांगकर मामला ख़त्म करने के मूड में है। अब देखना यह है कि गुजरात के वज़ीर आला और बीजेपी अपनी इस रुकन असम्बली के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। यह है वो गुजरात मॉडल जिसकी तारीफ पूरे जहां में होती है और ये है वो बीजेपी का लीडर जिसके बारे में कहा जाता है, जिन्होंने जो है ख़वातीन को पढ़ाने के बारे में कहा, उनके हुकूक की अदायगी के बारे में कहा और अब सिर्फ पानी और पाइपलाइन के बारे में सवाल करने गई तो उस खातून को न सिर्फ उसके साथ छेड़खानी की और जब छेड़खानी पर उस औरत ने नारेबाजी की तो उसको जो है ख़ुद रुकन असम्बली भरे बाज़ार में इस कदर उसकी बेइज्जती करता है और इस कदर उसको मारता है लात घूंसों से कि जिसको देख कर के जो है बहुत ज़्यादा देखिए ये वीडियो में किस कदर उसकी वह दहशत तारी है और किस तरह चेहरे पे और मारता है। एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मारता है, फिर उसके बाद फिर वो मारता है। एक अजीब किस्म की दहशत लोगों में पैदा करने की कोशिश बीजेपी एमएलएस की जानिब से की जा रही है, जिनको शायद ये गुरूर लग गया होगा कि उनको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से वो आ गए हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन महसूस होता है कि इस मरतबा आवाम इस तरह के हालात, इस तरह की वीडियोस वायरल होते देखकर बीजेपी का और उनके नेताओं का असली चेहरा लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की दूसरी खबर है राम मंदिर की तामीर को लेकर। जी हाँ नाज़रीन, राम मंदिर की तामीर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो रही है। एक तरफ जहाँ राम मंदिर को लेकर अयोध्या में साधु सनतों का इजलास हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब जहां रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ताल्लुक से वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है, वहीं द्वारका शारदा पीठ के शंकर आचार्य स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती ने फिर से मंदिर तामीर के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी को उनके गुज़िश्ता साल के वादे को याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी हुकूमत को अयोध्या में आलीशान मंदिर तामीर करना चाहिए। इतवार को वृंदावन में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी बरसों से अयोध्या में राम मंदिर तामीर की बात करती आई है, लेकिन उसने इस मुद्दे को कभी संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि बीजेपी के राम और मजहबी सनतों के राम में बड़ा फ़र्क है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के लिए राम एक अजीम इंसान है लेकिन हमारे लिए वो भगवान है, इसलिए संत चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तामीर हो और बीजेपी को इस मरतबा अपना वादा पूरा करके दिखाना चाहिए।
उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के तामीर के ताल्लुक से दलील दी कि राम जन्मभूमि पर कभी मस्जिद नाम की कोई इमारत थी नहीं, ना कभी वहां पर बाबर आया और ना ही तारीखों में वहां मस्जिद को लेकर कोई तफसील है। शंकराचार्य ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब बीजेपी को अपने वादे पूरे करने चाहिए, जिनमें जम्मू कश्मीर से शिक 370 को हटाना शामिल है, गाय के गोश्त का एक्सपोर्ट बंद होना शामिल है, मुल्क की पाक नदियों को आलूदगी से पाक करना शामिल है। इस तरह का बयान देकर के एक मरतबा फिर जो है शंकराचार्य ने बीजेपी के सामने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि इसलिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और हुकूमत इस बीच कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन स्वामी स्वरूपानंद के इस बयान के बाद एक बार फिर मीडिया में बहस जारी हो चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन, चलते हैं आज की तीसरी खबर की जानिब। महसूस होता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के वज़ीर आला हैं, उनके दरमियान और मोदी के दरमियान यानी बीजेपी के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लंबी इंतखाबी सियासी हंगामा आराई के बाद आवाम को ये उम्मीद थी कि कौमी सियासत में कुछ दिनों के लिए सुकून रहेगा, लेकिन हल बर्दारी के दिन से ही फिर सियासत गर्म हो गई है और उसके लिए खुद एनडीए जिम्मेदार है। आम इंतखाबात में बीजेपी को जो ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल हुई है, उसके बाद एनडीए की रुकन पार्टियों को खुद ही समझ लेना चाहिए था कि अब उनको बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। लेकिन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जहां अपनी मजबूरी थी, वहीं उनको ये उम्मीद थी कि बीजेपी उनकी बात मान लेगी, लेकिन बीजेपी ने अपने ही फार्मूले के खिलाफ जेडीयू को सिर्फ एक वजारत देने का फैसला किया। बीजेपी का फार्मूला ये था कि 10 अरकान पार्लियामेंट पर एक वजारत दी जाएगी। इस फार्मूला से जेडीयू को ये उम्मीद थी कि उनके पास 2 वजारतों का तो हक है। इसके साथ नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि वो अपने 2 मोतमद साथियों में से एक को वजारत में नहीं भेज सकते थे। इसलिए जब बीजेपी ने उनको सिर्फ एक वजारत देने की बात कही तो उन्होंने वजारत लेने से ही इनकार कर दिया। नीतीश कुमार जो दबाव की सियासत के माहिर माने जाते हैं, उन्होंने दिल्ली और बिहार में तो बार बार ये बयान दिए हैं कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन वो मरकज़ी काबीना में शामिल नहीं होंगे। साथ में उन्होंने बिहार पहुंचते ही बिहार की काबीना में तोसी कर दी और जेडीयू के 8 अरकान असम्बली को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। इस हल बर्दारी की तकरीब में बीजेपी के सुशील मोदी शामिल हुए, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि आरजेडी के अरकान भी बड़ी तादाद में इस तकरीब में शामिल हुए, जबकि आरजेडी अलहदगी के बाद से जेडीयू की सरकारी तकरीबात में शिरकत नहीं कर रही थी। नीतीश ने जो नरेंद्र मोदी की काबीना के बदले में अपनी काबीना की तोसी की है, इसने बड़ा सियासी पैगाम दे दिया है। मरकजी काबीना में जहां बीजेपी ने बिहार से आला जातों को नुमाइंदगी दी है, वहीं नीतीश ने अपने काबीना में पसमानदा और पिछड़ी जातों को नुमाइंदगी दी है। नीतीश कुमार के इस इकदाम का यह असर हुआ कि जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ और कुछ ऐसा ही बीजेपी के लीडर सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी में हुआ कि जेडीयू का कोई रुकन वहां नहीं गया। आरजेडी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी ने भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और इसमें भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अगले साल बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं और जिस तरह से बिहार की सियासी हवा बदल रही है, इसने एनडीए के मुस्तकबिल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरकैफ नाजरीन, इन तमाम नफरतों के बीच जो हो रहा है इस वक्त, इसलिए कि अभी हाल ही में आज ही खबर आई है, इसकी तफसीलात नहीं मिली मुझे, कि मगरबी बंगाल में एनआरसी के दफ्तर के सामने से एक मुस्लिम फैमिली को सताया गया है और मारा गया है। इस तरह की खबरें रिकॉर्ड होने तक पहुंच रही थी। इस सारी नफरतों के बीच में प्रगति सक्सेना नामी एक कालम निगार ने बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया है कि सियासत में क्या चल रहा है, क्या ये नफ़रत आगे बढ़ती रहेगी या पहले इस तरह की क्या नफ़रत थी। उन्होंने लिखा है, इस शदीद गर्मी के मौसम में एक अजीब सी उदासी ने दिल में घर कर लिया है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है और नई वज़रा काउंसिल भी तश्कील दी जा चुकी है। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। आज अपने मुल्क का जो हाकिम हमने दोबारा मुंतखब कर लिया है, उससे क्या ये साबित नहीं हो जाता कि हम एक मुंतशिर समाज का हिस्सा है। मुझे 2014 के बाद से महसूस होता है कि इर्द गिर्द के लोगों के जहन तकसीम हो गए हैं। इससे पहले रोज़ाना की ज़िंदगी में कम से कम हम खुलकर बात तो कर सकते थे। कोई कांग्रेस का हामी हो, बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का या फिर किसी और पार्टी का, एक दूसरे पर ज़बानी चहलबाजी में तंज करके अब फिर अपने अपने कामों में मशगूल हो जाया करते थे। लेकिन महज 5 सालों में ही माहौल कितना तब्दील हो गया है कि अब सब्जी वाले, परचून वाले और दूध वाले से भी बात करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं वो भक्त यानी बीजेपी का कट्टर हामी ना निकल जाए। ऐसा हुआ तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। वो ज़रूर कोई ऐसी बात कहेगा कि हम काबू नहीं रख पाएंगे और फजूल की बहस हो जाएगी। यही सोचकर अब इर्द गिर्द के लोगों से खुलकर बात नहीं हो पाती है। कुछ रोज़ कबल एक पुराने दोस्त ने सिर्फ इतना कह दिया कि वो तन्हा महसूस करते हैं, उनके बहुत सारे दोस्त
मुश्ताइल हो गए और अपनी सियासी जमात की शान में कसीदे पढ़ने लगे। मैं हैरान इसलिए हूँ कि पहले भी लोग सियासी जमात के हामी होते थे, लेकिन उनकी दोस्ती में उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर अब बात कुछ और है। ख़ानदानों के दरमियान भी अजीब सी दरार पड़ गई है। बरसरी इख्तिदार लोगों की तारीफ़ें करने वाले पर अगर कोई दूसरा शख्स तंज कर दे तो खा वो सियासी ही क्यों ना हो, तो आपस में बोलचाल बंद। पहली मरतबा ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ घरेलू बातों पर ही नहीं, सियासी जमातों की हिमायत या मुखालिफत में भी ख़ानदान के अरकान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। मैं उदास हूँ क्योंकि इस मुश्तइल और अंधी हिमायत के मैं हमेशा से खिलाफ रही हूँ, चाहे वो किसी शख्स की हो या नज़रिए की। हमारे इर्द गिर्द तो हमेशा से ऐसा माहौल रहा है कि बोलने वाले, एहतिजाज करने वाले, खुद की कमज़ोरियों पर हंसने और दूसरे से मजाक करने वाले आज़ाद होते थे। कौमी तराने पर तनाज़ा हो, नेहरू गांधी पर तनकीद हो या फिर किसी मजहब की रिवायत की खामियों पर, हर मामले पर हमने अपने ख्यालात का इजहार खुलकर किया है और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे तमाम रुकावटों के बावजूद। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में कशमकश रहने लगी है कि कब क्या बोलें, क्या लिखें, पहले सोचें। कहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए तो या घर पर ही पत्थर बरसने लगे या फिर कहीं उसे गद्दारी वतन ना मान लिया जाए। कभी कभी महसूस होता है कि गुलाम हिंदुस्तान में भी ऐसा ही माहौल रहा होगा। गनीमत है कि हमने वो दौर नहीं देखा, लेकिन ये दौर देखना ही क्या कम तकलीफदेह है कि जब एक अदना सी टीवी एंकर सती प्रथा की हिमायत करती है और राजा राम मोहन राय जैसे समाजी मुस्लिह पर तनकीद करती है तो उसे सब खामोशी से झेल लेते हैं। हर रोज़ दूसरे मजहब के लोगों से जबरन जय श्री राम बुलवाया जाता है, राम और गाय के नाम पर उन्हें पीटा जाता है और हम खामोश रहते हैं। आखिर राम जो हमारे सबसे अमन पसंद अवतार थे, दूसरे लोग जिनके मजहब में उनका जिक्र नहीं है वो क्यों उनका नाम ले, या फिर किसी को यह हक किसने दिया कि उनका नाम लेकर सड़कों पर तशद्दुद करते फिरे। मुझे याद है बचपन में हमेशा गांधी जी की तस्वीर मैंने घर में बने मंदिरों में नस्ब देखी और सब पूछा कि कौन से भगवान हैं, तो पापा ने बताया कि इसलिए भगवान के सम्मान है क्योंकि उन्होंने एक सोए हुए समाज में असरनो जान फूंक दी थी। आज उन्हीं के कातिल की पूजा की जाती है। कुछ लोग उनके मुजस्समे को चप्पल मारते हुए फख्र से तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और हम खामोशी से देखकर सिर्फ इतना कह पाते हैं कि इन अहमकों को कौन समझाए। हमारे यहाँ गंधर्वा विवाह की रस्म रही है, यानी अगर मर्द और औरत राजी है, खा वो किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक़ रखते हों, तो शादी कर लेते थे। लेकिन आज अगर लड़का लड़की अपने खानदान वालों को समझा भी ले तो उन्हें लव जिहाद ब्रिगेड से निपटना होता है। उन्हें इतना परेशान किया जाता है, बाज़ औक़ात कई लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये किसने सोचा था? क्या इतनी नफरत, इतना तशद्दुद हमारे समाज में पहले से मौजूद है और हम कभी अपनी ही समाज को समझ नहीं पाए। भारी अक्सरियत से जीतने वाली नई हुकूमत को जब मैं देखती हूँ तो ये सवाल परेशान करने लगते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों ने समाज को इतना बांट दिया, इतना पुरतशद्दुद कर दिया कि अब सोच कर डर लगता है कि आगे 5 सालों में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। इस सब के दरमियान जूझते हुए क्या हम अपने ही समाज में खुद को मुनक़ते महसूस करेंगे? इतनी बेबसी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन हम बार बार गिर कर उठते हैं, बाकी रहे हैं, आगे बढ़े हैं। अब भी हमें लड़ना तो होगा ही, वरना हम अपने इंसान होने का हक किस तरह अदा कर पाएंगे? आज़ाद मुल्क का शहरी होने के नाते हमें इन तमाम ताकतों से लड़ना होगा जो हमें धर्म, तारीख और इंसानियत से भी अलहिदा करने पर आमदा हैं। हम लड़ेंगे बंदूक, तलवार, लाठियों से नहीं, बल्कि मोहब्बत, अदम तशद्दुद और अकीदे के साथ, और जीतेंगे भी। ये उदासी का एक वक्त है, ये रूह को छलनी कर देने वाली सज़ा भी है, लेकिन फिर भी ये दौर गुजर ही जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये एक बेहतरीन और मशहूर कालम निगार जो सेकुलर माइंडेड है, प्रगति सक्सेना की ये तहरीर है, जिन्होंने हालिया ये तमाम हालात को देख कर के बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया है। मैंने सोचा कि इस तबसरे को आप लोगों के भी सामने रखूं ताकि जो है आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।